दोस्तों, आज की कहानी एक बहादुर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवांगी की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। उसे अपने ऑफिस में लगातार हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो साहस के साथ चुनौतियों का सामना करती है। लेकिन शादी होने के बाद उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पति 1 साल के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहता है। हर वक्त उसकी सांस उसे ताने मारती रहती है और शादी के बाद भी शिवांगी को कोई भी सुख नहीं मिल रहा था। अब ऐसे में अचानक उसके फ्लैट पर एक आदमी का मर्डर हो जाता है। तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खतरनाक लेडी पुलिस ऑफिसर सारिका क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है। तो अब आगे शिवांगी के साथ क्या होगा, ये मर्डर किसने और क्यों किया, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है शिवांगी। दोस्तों, इस मूवी की कहानी कमाल की है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सत्यभामा नाम की एक लड़की से। वो अपने अपार्टमेंट से पुलिस को फोन करती है। वो घबराई हुई होती है और बताती है कि मेरे घर पर कोई बंदा घुस आया है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस और फोरेंसिक टीम वाले उस फ्लैट पर जल्दी से पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हम उस फ्लैट में देखते हैं कि किसी की हत्या हो चुकी थी। तो वो लोग छानबीन करके सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस केस को संभालने के लिए सारिका नाम की एक सख्त पुलिस ऑफिसर आती है और लाश को देखकर तो सारिका बहुत ही हैरान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों की हाथापाई हो गई हो, यानी कि जबरदस्त तरीके का झगड़ा। तो लेडी पुलिस ऑफिसर सारिका क्राइम लोकेशन को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो तुरंत ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहती है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि सत्यभामा जिसने हत्या की थी वो उसी फ्लैट में बैठी हुई थी। तो ऑफिसर सारिका उसके पास आती है और उसे क्या हुआ वो सब कुछ बताने के लिए कहती है। तो सत्यभामा अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में। सत्यभामा बताती है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और फिलहाल उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब यहाँ पर सत्य की कहानी दिखाते हुए हम 1 साल पहले पहुंच जाते हैं। आज सत्यभामा की शादी की पहली रात होती है और उसके पति का नाम होता है रवि। अब रवि अपनी पहली रात को ही अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया होता है। तो रवि की माँ यानी कि सत्यभामा की सास वो सत्यभामा से कहती है कि तुम तुरंत ही रवि को फोन करो और उसे जल्दी से घर पर आने के लिए कहो, क्योंकि बाहर तेजी से बारिश हो रही है। पता नहीं शादी के पहले रात उसे बाहर जाने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ पर सत्यभामा रवि को तुरंत ही फोन करती है। तो रवि सत्य से कहता है कि वो भी रास्ते में है और वो सत्यभामा को एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज देना चाहता है ताकि उनकी पहली रात यादगार बन जाए। अब दोस्तों, इसी तरह से रवि फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अब उसके पति रवि का एक्सीडेंट सत्यभामा की शादी के पहली रात हो गया था, इसलिए सत्या को शादी के बाद कोई भी सुख नहीं मिलता और वो तो बस अपने पति की सेवा में ही लगी रहती है। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और आज के दिन सत्या की शादी की सालगिरह होती है और उसी दिन रवि का ऑपरेशन भी होना था। मतलब कि दोस्तों, रवि के एक्सीडेंट को 1 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक वो ठीक नहीं हुआ था, इसलिए रवि के माता पिता उसे लेकर हॉस्पिटल गए होते हैं। अब उसी सुबह सत्या को एक कुरियर मिलता है। अब लिफाफा खोलने पर उसमें तलाक के कागजात और एक पत्र होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि सत्यभामा, पिछले 1 साल से तुम इस रिश्ते को झेल रही हो और रवि के ऑपरेशन के बाद भी उसके बचने के 50-50 चांसेस है। तो इस लेटर के जरिए वो उसे नई जिंदगी की शुरुआत करने की सलाह दे रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लेटर उसे उसके एक वकील दोस्त ने भेजा था। लेकिन सत्यभामा उस लेटर का कुछ भी ना सुनते हुए उस लेटर को फाड़ देती है। अब उसके कुछ देर बाद में सत्यभामा के ससुर उसे फोन करते हैं कि उसकी सास ने प्रसाद की मेनू लिस्ट तैयार कर ली है। वो उसे प्रसाद बनाकर मंदिर में पूजा करके हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं और वो आगे ये भी बताते हैं कि बाद में उन्हें कोर्ट भी जाना है, तो तुम आते समय रवि की रिपोर्ट भी लेकर आना, जो कि अलमारी में रखे होंगे। तो यहाँ पर सत्यभामा चाबियों के बारे में पूछती है। अब ये बात उसकी सास सुन लेती है और उसे डांटते हुए कहती है कि 1 साल हो गया तुम्हें घर पर आए हुए और अभी तक तुम्हें नहीं पता कि चाबी हम कहाँ पर रखते हैं। अब इससे हमें पता चलता है कि सत्यभामा की सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हमेशा उसे डांट लगाती रहती है। इसके विपरीत उसका ससुर बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा उसका साथ देते रहता है। जब भी उसकी सास उसे डांटती तो उसका ससुर उसे समझाता कि उसके सास की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दे, और वो बताता है कि चाबियां मंदिर में रखी है। अब दोस्तों, उसकी थोड़ी देर बाद में सत्यभामा को उसके पिताजी का कॉल आता है। वो उसे शादी की सालगिरह पर बधाई देते हैं और यहाँ पर बातों ही बातों में पता चलता है कि सत्यभामा के माता पिता तिरुपति चले गए हैं, क्योंकि आज सत्यभामा के पति रवि का ऑपरेशन है और वो वहां मंदिर में जाकर इसके लिए पूजा करेंगे कि रवि जल्दी से ठीक हो जाए। अब सत्यभामा के मायके में उसका एक बहुत ही प्यारा कुत्ता होता है, वो उसके साथ भी थोड़ा सा बात करती है। अब यहाँ पर सत्यभामा के माता पिता अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि शादी के बाद उनकी बेटी को कुछ भी खुशियां नहीं मिली थी। खैर, अब उसके बाद सत्या मंदिर के पुजारी को फोन करके बताती है कि पंडित जी, मुझे आने में देर हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो सामान ऑर्डर किया था ना वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है।
तो अब आगे मैं क्या करूँ? इसी तरह से वो पुजारी से मदद मांगती है। अब पुजारी उसकी परेशानी समझ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं प्रसाद मंदिर में बनवा लूंगा, उसके लिए तुम मुझे जो भी पैसे लगेंगे वो गूगल पे कर दो, और मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ कि मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से पूजा करके प्रसाद बनाकर तुम्हारे यहाँ पर भेज दूंगा। बस कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम अपने सांस को संभाल लेना। अब उसके बाद कुछ समय बीत जाता है। अब सत्या की एक कलीग उसे फोन करके बताती है कि अरे वो मैनेजर राजेश तुम्हारे बारे में सीईओ को अनाप शनाप बता रहा है। फिर वो सत्यभामा से पूछती है कि क्या तुमने छुट्टी के लिए ईमेल नहीं भेजा था? जिस पर सत्यभामा कहती है कि मैंने तो एक हफ्ते पहले ही मेल भेज दिया था। तो उसकी फ्रेंड उसे तुरंत ही वीडियो कॉन्फ्रेंस पर शामिल होने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जैसे ही सत्यभामा ज्वाइन होती है तो कंपनी का सीईओ उसे पेंडिंग काम की वजह से डांटने लगता है। कहता है कि सत्यभामा मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम हमारी कंपनी के एक होनहार एम्प्लॉय हो। लेकिन सत्यभामा कहती है कि सर मैं अभी छुट्टी पर हूँ। तो सीईओ कहता है कि छुट्टी लेने के लिए हमारे यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है, जिस पर अब सत्या सबूत के तौर पर दिखाती है कि उसने एक हफ्ते पहले ही मैनेजर राजेश को छुट्टी के लिए मेल भेज दिया था। अब ये सबूत देखने के बावजूद भी सीईओ शांत नहीं बैठता। वो उसे थोड़ा डांट कर कहता है कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अपने जॉब से हाथ धो बैठोगी। अब दोस्तों ये ऑफिस का कॉल कट हो जाने के बाद सत्यभामा की एक दूसरी फ्रेंड उसे कॉल करती है और उसकी सालगिरह पर उसे बधाई देती है। उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है, अपने जिंदगी के बारे में बताती है, और उसकी दोस्त अपनी सास की बहुत तारीफ करती है। कहती है कि मेरी सास बहुत ही अच्छी है, मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है। अब अपनी फ्रेंड की बातें सुनने के बाद सत्यभामा को भी लगता है कि काश उसकी सास भी उसे ऐसे ही प्यार करती, उसकी भावनाओं को समझ पाती। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैनेजर राजेश सत्यभामा को कॉल करता है। वो उसे डांटते हुए पूछने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? सत्यभामा कहती है कि मैंने तो आपको मेल भेजने के बाद मैसेज और कॉल भी किया था, लेकिन आप ही ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये मैनेजर राजेश सत्यभामा को पसंद करता है और उसके साथ एक रात बिताना चाहता है। उसने ऑफिस में जानबूझकर सत्यभामा को अकेले में छूने की कोशिश भी की थी, और सत्यभामा ये भी जानती है कि ये मैनेजर ऐसे ही दूसरी लड़कियों को भी ब्लैकमेल करता है और उनका इस्तेमाल करता है। इसलिए सत्यभामा उसे गालियां देती है और कहती है कि मैं उन बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगी। तो मैनेजर राजेश कहता है कि तुम जरूर झुकोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ हर लड़की की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। वो आगे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि तुम खुद ब खुद मेरे पास चली आओगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर ऑफिसर सारिका को दूसरा पुलिस ऑफिसर फोन करके बताता है कि सत्यभामा के पति का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और सत्यभामा और उसकी सास के बीच में बनती नहीं है। जिस पर सारिका कहती है कि सास बहू की यह समस्या पूरी दुनिया में है और इसे कोई भी हल नहीं कर सकता। उसके बाद ऑफिसर सारिका उस मैनेजर राजेश के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, क्योंकि लड़कियों के मामले में उसके इरादे बहुत ज्यादा गलत लग रहे थे। उसके बाद सारिका दोबारा से सत्यभामा के पास आती है और उससे आगे की कहानी बताने के लिए कहती है। तो अब कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, जिस दिन द्रव्य का ऑपरेशन होना था। कुछ देर के बाद सत्यभामा के ससुर से फोन करते हैं और बताते हैं कि बेटा तुम्हारे पति रवि को डॉक्टर स्कैनिंग के लिए ले जा रहे हैं। फिर उसके ससुर उसे शादी की सालगिरह पर बधाई देते हैं और कहते हैं कि देखो देखो तुम्हारे सास भी तुम्हें बधाई देना चाहती है। जब वो फोन उसकी सास को देते हैं तो वो कहती है कि बधाई देने से क्या होगा, क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? जब से लड़की मेरे घर में आई है कुछ न कुछ अनहोनी हो ही रही है। अब ये बात सुनकर सत्यभामा का ससुर कहता है कि गलती हमारे बेटे की है, शादी की पहली रात कोई बाहर जाता है भला, अपने बेटे की सजा तुम बहू पर मत डालो। अब इस तरह की अपनी सास की बातें सुनकर सत्यभामा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद उसकी सास फोन लेकर बिना बधाई देते हुए घर के काम के बारे में पूछने लगती है। क्या तुमने प्रसाद बनाया? सारे कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में मत डालो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सत्यभामा अपनी सास से गुस्सा होकर सारे काम उल्टे करने लगती है। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं सत्यभामा को उसकी वकील दोस्त फोन करती है, उसे कोर्ट के समय पर हाजिर होने के लिए कहती है। दरअसल बात ये थी कि सत्यभामा के पति का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पति रवि की कार को जिस कार ने टक्कर मारी थी उनके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा होता है और सत्यभामा के सास ससुर ने उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उस लड़के के परिवार वाले बार बार सत्य के सास ससुर को समझाते रहते हैं कि वो उन लोगों को माफ कर दे और ये केस वापस ले ले, लेकिन सत्यभामा की सास ये केस वापस नहीं लेना चाहती। अब यहाँ पर बातों ही बातों में सत्यभामा अपनी दोस्त से कुछ भूल जाने की बात कहती है तो उसकी दोस्त कहती है कि मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मैं जानती हूँ कि आज कौन सा दिन है, लेकिन मैं तुम्हें आज बधाई नहीं दूंगी। वो आगे कहती है कि क्या हैप्पी एनिवर्सरी कहकर तुम्हारी जिंदगी हैप्पी हो जाएगी? सच बताओ सत्यभामा, क्या तुम खुश हो? जिस पर सत्यभामा कहती है कि क्यों, मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं दुखी हूँ? उसकी दोस्त कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या झेल रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तलाक के कागजात भेजे थे और तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करने की सलाह दी थी। वो कहती है कि औरत सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं होती,
उसके भी कुछ ख्वाहिशें होती है, पर्सनल लाइफ होती है, और इसी बीच वो उसे सत्यभामा के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। उस लड़के का नाम होता है अर्जुन और वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। उसने अभी तक शादी नहीं की। फिर उसकी फ्रेंड अर्जुन से बात करने के लिए उसका नंबर सत्यभामा को सेंड कर देती है। अब फोन को कट करने के बाद सत्यभामा अर्जुन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। अब कुछ देर के बाद उस लड़के की माँ सत्यभामा को कॉल करती है, मतलब कि जिस लड़के ने रवि का एक्सीडेंट किया था। वो उसे बहुत विनती करने लगती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को बचा सकती हो। जिस पर सत्यभामा कहती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोगों को मेरी सासू माँ से बात करनी चाहिए। उस पर वो महिला कहती है कि देखो बेटा, मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन वो चाहता तो उस रात भाग सकता था, लेकिन उसने ही तुम्हारे पति को हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे बेटे से एक बार गलती हो गई, प्लीज उसे माफ कर दो। फिर वो सत्यभामा से विनती करती है कि तुम उसे अपना भाई समझकर माफ कर दो, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उसके बाद सत्यभामा अपने वकील को ये केस वापस लेने के लिए कहती है। फिर सत्यभामा अर्जुन को फोन करती है। सत्यभामा का नंबर देखकर अर्जुन तुरंत ही पहचान लेता है। वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो अर्जुन। अर्जुन कहता है कि मैं वैसा ही हूँ जैसा तुमने छोड़ा था, और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तो अब सत्यभामा अर्जुन को ब्लेम करने लगती है। कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे फॉलो किया, प्रपोज किया, मुझसे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन जब घर पर बताने की बारी आई तो तुम कहीं गायब हो गए। तो अर्जुन बताता है कि मैं अपने माता पिता से अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए गया था, लेकिन वो हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच मेरे और मेरे पिताजी में झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। इसी वजह से मैं तुम्हारे कॉल नहीं उठा रहा था। भला मैं तुम्हारे सवालों को किस मुंह से जवाब देता। और फिर मुझे 1 महीने के बाद पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने कारण बताने लगते हैं। आगे अर्जुन कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। जिस पर सत्यभामा कहती है अर्जुन, तुम्हारा प्यार सच्चा है, क्योंकि तुमने शादी के बाद भी मुझे परेशान नहीं किया। अब इसी तरह से अर्जुन के साथ बात करने पर सत्यभामा को थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। अब कुछ ही देर में उसकी सास उसे फोन करके डांटने लगती है। कहती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल के लोग अजीब अजीब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रवि का ऑपरेशन नहीं होगा। वो पूछती है कि क्या तुमने पैसे नहीं भरे। दरअसल दोस्तों, सत्या ने अपने कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एप्लीकेशन किया था और वो उन्हीं पैसों से रवि का ऑपरेशन करवा रही होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर सत्या यानी कि सत्यभामा अपने सास से कहती है कि मैं आपको 10 मिनट में सब कुछ पता करके बताती हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही इधर उधर कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि इंश्योरेंस का चेक बाउंस हो चुका है। फिर आगे जाकर अच्छे से जांच करने पर उसे पता चलता है कि उसके मैनेजर राजेश ने उसका चेक रोक दिया है। अब ये बात पता चलने पर सत्यभामा तुरंत उसे फोन करती है। मैनेजर राजेश कहता है कि मुझे पता था तुम इसके लिए जरूर फोन करोगी, मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। वो आगे ये भी कहता है कि अब तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन सत्यभामा उसे चुनौती देती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं अपने पति का ऑपरेशन करवा कर ही रहूंगी। और इसी बात को लेकर इन दोनों में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर ऑफिसर सारिका का एक टीम मेंबर उस मैनेजर राजेश के बारे में पता करके उसे बताता है कि मैडम, वो राजेश एक शादीशुदा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो लड़कियों को हैरेस करते रहता है। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह है कि आज तक उसके खिलाफ किसी भी लड़की ने कंप्लेंट नहीं की। जिस पर ऑफिसर सारिका कहती है कि लड़कियां बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नौकरी के लिए बाहर आती है। अगर उनके घर वालों को ऐसे दरिंदों के बारे में पता चलेगा तो वो उनका ऑफिस जाना बंद कर देंगे, और अगर वो पुलिस स्टेशन जाएगी तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए किसी ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की होगी। फिर वो अपने टीम मेंबर को सत्यभामा की सारी कॉल हिस्ट्री निकालने के लिए भेज देती है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फिर से फ्लैशबैक में, जहाँ पर सत्यभामा के माता पिता उसे फोन करके पूछते हैं कि बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी सास का फोन आया था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। तो सत्यभामा उन्हें बताती है कि वो क्या है ना, इंश्योरेंस का चेक बाउंस हो गया है। तो ये सुनने के बाद उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम घर पर जाकर तुम्हें पैसे भेज देंगे ताकि ऑपरेशन हो सके। अब उसके बाद सत्यभामा बैंक से लोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनके एलिजिबल क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती, इसीलिए उसका वहां पर भी काम नहीं होता। उसके कुछ देर बाद डॉक्टर सत्या को फोन करके बताती है कि हमने सुना है कि तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है, अब कैसे भी करके तुम्हें 20 लाख रुपए जमा करने होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना, स्पेशली विदेश से डॉक्टर रवि का ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ पर बिल के पैसे भरने के बाद ही इलाज होता है, और अगर ये डॉक्टर चले गए तो पता नहीं कब वापस आएंगे। अब ये बात सुनकर सत्यभामा टेंशन में जाती है, लेकिन उसी समय सत्यभामा की सास डॉक्टर से फोन लेकर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों कट कर रही हो, लगता है यहाँ पर हमारे बेटे का ऑपरेशन नहीं हो सकता, हम उसे अपने घर पर लेकर जाते हैं। अच्छा होता अगर मेरा बेटा उसी दिन मर गया होता। अब ऐसी बुरी बातें सुनने के बाद सत्यभामा ठान लेती है कि वो कैसे भी करके पैसे जमा करके रहेगी। वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करती है और कुछ लोगों से मदद मांगती है, कुछ लोगों से पैसे भेज दे देते हैं। तभी मैनेजर राजेश उसे फोन करके पूछता है कि क्या सत्यभामा, तुम अब भीख भी मांगने लगी, और भीख मांगने के बाद भी तुम्हें 4-5 लाख मिलेंगे।
जबकि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए पूरे के पूरे दे सकता हूँ, बस मेरे बताए हुए होटल पर आ जाओ। ऐसी बातें सुनकर सत्यभामा उसे गालियां देने लगती है। फिर फोन कट करने के बाद वो सोचती है कि ये दुनिया भी कितनी अजीब है। जब किसी लड़की को कोई समस्या होती है तो कुछ पुरुष भेड़ियों की तरह उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उसी इंतजार में बैठे रहते हैं। ये सब कुछ सोचकर वो परेशान हो रही थी। अब उसी वक्त उसकी सास फिर से उसे फोन करके डांटने लगती है। कहती है कि मैंने मना करने के बावजूद भी तुमने केस वापस क्यों लिया? उस लड़के की माँ यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर मेरे सामने कह रही थी कि आपसे तो अच्छी आपकी बहू है। ऐसा कहते हुए उसे डांटने लगती है। अब कुछ देर में यहाँ पर पुजारी किसी के हाथों सत्यभामा को प्रसाद भेज देते हैं और फिर यहाँ पर सत्यभामा को उसकी वकील दोस्त का फोन आता है। वो उसे पूछती है कि तुमने अर्जुन के बारे में क्या सोचा? तो सत्यभामा उसे कहती है कि वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें मैसेज किया वो देखो। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ मैंने देखा, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैं भेज रही हूँ। अब उसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल की डॉक्टर फिर से उसे फोन करती है। कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में हॉस्पिटल के एमडी को बता दिया है, मैं तुम्हें उनका नंबर भेज रही हूँ, तुम उनसे बात करो। तो सत्यभामा हॉस्पिटल के एमडी से बात करती है और अपनी सारी समस्या बताती है। अब एमडी सत्यभामा की प्रॉब्लम समझकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि फिलहाल तुम 50% पैसे भर दो, बाकी के पैसे तुम्हारा पति जब डिस्चार्ज होगा तब भर देना। ये बात सुनकर सत्यभामा खुश हो जाती है। अब दोस्तों कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सत्यभामा के पिताजी घबराते हुए उसे फोन करके कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। उसी वक्त सत्या के घर में कुछ एकदम से फट जाता है और वो उस आवाज से घबरा जाती है और एकदम से बिस्तर पर गिर जाती है। कुछ देर के लिए वो ऐसे ही बेहोश पड़ी रहती है। जब वो उठती है तो उसके पैर में कांच का टुकड़ा लगता है, जिससे कि बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। इसलिए सत्यभामा तुरंत ही फर्स्ट एड करती है। सोचने लगती है कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। फिर पता चलता है कि उसने गैस पर कुकर चढ़ा कर रखा था, वही थोड़ा सा फट गया था। वो अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एप्पल फोन टूट गया था। फिर वो लैपटॉप के जरिए अपनी कॉल को कनेक्ट करती है तो अपने पिता को फोन करने पर उसे पता चलता है कि जब वो और उसकी माँ और उनका कुत्ता तिरुपति से लौट रहे थे तो अचानक रास्ते में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और अब वो दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। तो अब सत्यभामा अपने पिता का ठिकाना पता लगाकर रेस्क्यू टीम को कॉल करके मदद मांगने लगती है, लेकिन वो लोग ठीक से जवाब नहीं देते। सत्यभामा फिर से अपने माता पिता को फोन करके उन्हें हौसला देती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। उसके बाद वो अपने चाचा को फोन करती है, जिनका गांव तिरुपति के पास ही होता है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि सत्यभामा के पिताजी और उनके चाचा के बीच बहुत सालों से बातचीत नहीं हुई थी। बहुत साल पहले उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो चाचा को कॉल करके उनसे मदद मांगने लगती है। लेकिन उसकी चाची कहती है कि तुम्हारे माता पिता मरे या जिए उससे हमें क्या, दोबारा यहाँ पर फोन मत करना। अब यहाँ दूसरी तरफ सत्यभामा की सास उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। जब उसके ससुर उसे फोन करते हैं तो सत्यभामा उठाती है और उन्हें बताती है कि उसके माता पिता बाढ़ में फंस गए हैं और वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। वो ये भी कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी और पैसों का इंतजाम भी हो चुका है। लेकिन तभी वो राजेश सत्यभामा को फोन करके उससे कुछ अडल्ट फोटो भेजता है। कहता है कि मुझे तुम्हें इन कपड़ों में देखना है। पूछता है कि तुम मेरे पास कब आ रही हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो सत्यभामा फिर से उससे गालियां देकर फोन कट कर देती है। फिर उससे राजेश ने जितने भी फोटो वीडियो और मैसेजेस भेजे थे वो सभी राजेश के वाइफ को भेज देती है, ताकि उसके पत्नी को भी पता चले कि उसका पति ऑफिस में क्या गुल खिला रहा है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर ऑफिसर सारिका सत्यभामा की कहानी सुनकर हैरान हो जाती है कि एक ही दिन में एक लड़की की जिंदगी में इतनी सारी समस्याएं। एक तरफ पति का ऑपरेशन, दूसरी तरफ सास के ताने, तीसरी तरफ उसके माता पिता बाढ़ में फंसे हुए और चौथी तरफ वो मैनेजर राजेश। इन सारे सिचुएशन को हैंडल करना कोई आम बात नहीं है। अब यहाँ से फिर से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम देखते हैं कि सत्यभामा फिर से अपने पिता को फोन करती है तो उसके पिताजी बताते हैं कि तुम्हारी माँ थोड़ी कमजोर हो चुकी है, वो चल नहीं पा रही। तभी उसी दौरान एक लड़का अपनी बाइक से जा रहा होता है, लेकिन उसकी बाइक उस पानी में ही बह जाती है। यही बात उसके पिताजी सत्यभामा को बताते हैं तो सत्यभामा उन्हें उस लड़के को फोन देने के लिए कहती है। तो उस लड़के का नाम होता है विजय। वो विजय से कहती है कि देखो भैया, आप मेरे माता पिता को बचा लो, मैं आपको नई बाइक खरीद कर दूंगी। बातों ही बातों में विजय कहता है कि आपके पिता का फोन बंद हो रहा है। वो अपना नंबर दे रहा होता है तो तभी फोन बंद हो जाता है। लास्ट का आखिरी नंबर उसे मिल नहीं पाता, लेकिन फिर वो उस सीरीज के बहुत सारे नंबर निकालकर किसी तरह से विजय का फोन नंबर हासिल कर लेती है। अब विजय को फोन करने के बाद विजय की बातों से हमें पता चलता है कि सत्यभामा की माँ की हालत थोड़ी कमजोर हो चुकी है। अब यहाँ पर सत्यभामा अपने लैपटॉप से उस एरिया के पास ही का हॉस्पिटल ढूंढती है और विजय को उन लोगों को वहां पर लेकर जाने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर सत्यभामा की सासू से फिर से फोन करके डांटने लगती है, लेकिन सत्यभामा उन्हें समझाती है कि सारे पैसों का इंतजाम हो चुका है और वो पैसे लेकर अपने दोस्त को भेज रही है। वो हॉस्पिटल में आकर बिल पे कर देगी। तो वो वैसा ही करती है, अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर करके उसे हॉस्पिटल भेज देती है। अब उसके बाद यहाँ पर विजय सत्यभामा को बताता है कि एक बुरी खबर है, आपके कुत्ते की हालत बहुत ही खराब है। अब ये सुनकर सत्यभामा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने कुत्ते से आखिरी बार बात करती है।
लेकिन दोस्तों उसकी थोड़ी देर बाद में सत्यभामा को हॉस्पिटल से एक चौंका देने वाली खबर मिलती है कि उसके पति का बिल पहले से किसी ने चुका दिया है, पूरे 20 लाख रुपए का। ये सुनकर तो सत्यभामा हैरान हो जाती है। जब वो बिल पे करने वाले का नाम पूछती है तो पता चलता है कि उसका नाम है अर्जुन। सत्या की दोस्त उसे पूछती है कि क्या तुमने पैसों के बारे में अर्जुन से बात की थी। सत्यभामा कहती है कि नहीं, मैंने तो पैसों के बारे में उससे कोई भी बात नहीं की। लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और सत्यभामा से कहता है कि तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा साय की तरह खड़ा रहूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। उसके थोड़ी देर बाद में विजय यहाँ पर सत्यभामा को फोन करके खुशखबरी सुनाता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। फिर यहाँ पर सत्यभामा के चाचा उसे फोन करते हैं और यहाँ पर शॉकिंग बात रिवील होती है। दरअसल दोस्तों वो विजय और कोई नहीं बल्कि सत्यभामा के चाचा का ही लड़का होता है। विजय सत्यभामा को बताता है कि दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। उन्होंने पुराने गिले शिकवे दूर कर दिए हैं और अब सत्यभामा के चाचा और चाची उससे माफी मांगते हैं और यहाँ पर उनके परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सत्यभामा रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। उसी वक्त उसके एक दोस्त का फोन आता है और वो बताती है कि अरे थोड़ी देर पहले मैनेजर राजेश की पत्नी ऑफिस में आई थी। उसने ऑफिस में आकर राजेश को चप्पल से मारा। इतना ही नहीं, वो राजेश तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो कह रहा था कि तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम थोड़ा सावधान रहना। अब उसके थोड़ी देर बाद में यहाँ पर अर्जुन सत्यभामा को फोन करके बताता है कि ये देखो तुम्हारी सास यहाँ पर झगड़ा कर रही है, लगता है वो तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर है। दरअसल मैनेजर राजेश ने सत्यभामा की सास से कहा था कि सत्यभामा का चरित्र ठीक नहीं है और वो बहुत लड़कों के साथ घूम रही है। लेकिन अब यहाँ पर सत्यभामा की सास उस मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर उसे डांटने लगती है। कहती है कि सत्यभामा मेरी बहू है, वो आग है आग, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है। इस तरह से ये सास सत्यभामा की बहुत सारी तारीफ करती है। और दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्यभामा की सास जानबूझकर सत्यभामा को डांटती थी ताकि वो घर छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, क्योंकि उनका बेटा तो 1 साल से हॉस्पिटल में एडमिट था। इससे हमें पता चलता है कि सास सत्यभामा को कितने दिल से प्यार करती है। और यहाँ पर फोन के जरिए सत्यभामा ये सारी बातें सुन लेती है और ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब उसके बाद सत्यभामा को उसके पति रवि का फोन आता है। वो बहुत ही भावुक होकर अपनी पत्नी से कहता है कि सत्यभामा अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता, कोई और लड़की होती तो कब का मुझे छोड़कर चली जाती। मेरी ऐसी एक्सीडेंट वाली हालत देखकर किसी भी लड़की के माता पिता उसकी दूसरी शादी करवा देते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए उस रात बाहर गया था, लेकिन किस्मत का खेल देखो, मेरा एक्सीडेंट हो गया और अभी भी इस ऑपरेशन में मेरे बचने की 50-50 चांसेस है। लेकिन नतीजा जो भी आए, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी जिंदगी में जो करना है वो कर सकती हो। इस तरह से रवि अपनी पत्नी सत्यभामा से बहुत ही प्यार से बात करता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक मैनेजर राजेश सत्यभामा के घर पर आकर उसका गला काटने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान शिव की कृपा से सत्यभामा के गले में रुद्राक्ष होता है, जिसकी वजह से उसका गला नहीं कटता। इसी बीच मैनेजर राजेश और सत्यभामा के बीच में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है और इसी दौरान उस राजेश की मौत हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और सत्यभामा की सारी कहानी सुनने के बाद ऑफिसर सारिका उसे कहती है कि अच्छा, मतलब ये सब कुछ तुमने अपनी आत्मरक्षा के लिए किया। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा केस तुम्हारे ही पक्ष में आएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है कि दरअसल सत्यभामा कुंफू कराटे जानती थी और उसने जानबूझकर उस घटिया राजेश को जान से ही मार डाला और उसने बिल्कुल भी सही किया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।